Hello dear students, I am myself Andy Joshi and I welcome you to my channel Joshi Easy English। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एडवर्ब क्लॉज। जैसा कि हम आपको लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ाया था और बताया था ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक बड़ा टॉपिक है और इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने टाइम क्लॉज को कवर किया था और आज हम एडवर्ब क्लॉज के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग एडवर्ब क्लॉज के अदर पार्ट्स को अदर क्लॉजेस को करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंसेस जो हैं वो आपके रीजन से जुड़ते हैं, कारण से जुड़ते हैं, कंट्रास्ट से जुड़ते हैं जहां पर दो सेंटेंसों में विरोधाभास पाया जाता है, प्लेस से जुड़ते हैं जहां पर समय का भाव होता है, कंपैरिजन जहां पर दो वाक्यों में तुलना होती है, रिजल्ट जहां पर परिणाम आता है, कंडीशन जहां पर कोई शर्त होती है और पर्पस जहां कहीं पर उद्देश्य होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे नियमों से सेंटेंसेस को ऐड करते हैं और आज हम बहुत सारे क्लॉजेस को कवर करेंगे जिसमें से हमारे जो वर्ड्स हैं अर्थात रीजन को लेकर। तो सबसे पहले हम जिसको कवर करते हैं वो रीजन है। जैसा कि पहले बताया है, एडवर्ब क्लॉज का मतलब होता है क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण का मतलब होता है द वर्ड विच डिफाइंस द वर्ब दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है वो शब्द कहलाता है आपका एडवर्ब। अर्थात यहां पर एडवर्ब के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्लॉजेस को कवर करेंगे और यही एक सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज के बाद सबसे बड़ा टॉपिक है जो माना जाता है आपका एडवर्ब क्लॉज। तो देखिए सबसे पहला जो क्लॉज कवर करेंगे वो है रीजन और रीजन का मतलब होता है कारण। रीजन का मतलब होता है कारण, अर्थात यदि दो सेंटेंस कारण से जुड़ रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बिकॉज, सिंस या एज की मदद से जोड़ते हैं। यदि दो वाक्य कारण से जुड़ रहे हैं तो ऐसे वाक्यों को हम बिकॉज, सिंस और एज की मदद से जोड़ते हैं। बिकॉज का यूज हमेशा वाक्य के बीच में किया जाता है जबकि सिंस और एज जिसका मतलब होता है चूंकि, इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के शुरू में किया जाता है। सिंस और एज का प्रयोग वाक्य के शुरू में और बिकॉज का जिसका मतलब होता है क्योंकि, इसे हम करते हैं वाक्य के बीच में। देखते हैं, ही फेल्ड इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो गया, उसने मेहनत नहीं की। तो वो परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की और क्योंकि के लिए ये रीजन क्लॉज है और रीजन के लिए जो वर्ड है वो है बिकॉज। तो इसका आंसर होगा ही फेल्ड इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। वो परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो याद रखना है जब भी हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एडवर्ब क्लॉज के अकॉर्डिंग जब कारण से हम वाक्य जोड़ेंगे तो वर्ड होगा बिकॉज। अब इस सेंटेंस को हम सिंस और एज से भी जोड़ सकते हैं। तो सिंस और एज जो है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है। किस प्रकार से होगा? चूंकि उसने मेहनत नहीं की, सिंस या एज ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। चूंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। सिंस एज ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। तो याद रखना है जब सेंटेंस कारण से जुड़ रहा होगा तो सेंटेंस को हम बिकॉज, सिंस और एज से जोड़ सकते हैं। बिकॉज हमेशा वाक्य के बीच में आएगा और सिंस और एज जो है वो वाक्य के प्रारंभ में आएगा। तो आंसर है ही फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वो परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। चूंकि उसने मेहनत नहीं की, सिंस या एज ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। नेक्स्ट है हमारा कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है यदि दो वाक्यों में आपस में अपोजिट सेंस हो, दो सेंटेंस विरोधाभास प्रकट कर रहे हों, ऐसे वाक्यों को हम ऑल्दो या दो से जोड़ते हैं। ऑल्दो या दो में कोई अंतर नहीं है। जहां पर आप ऑल्दो का यूज कर सकते हैं वहां पर आप दो का यूज भी कर सकते हैं। तो आंसर है वो अमीर है वो खुश नहीं है। वो अमीर है वो खुश नहीं है यानी विरोधाभास है। यद्यपि वो अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। यद्यपि वो अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। याद रखना है ऑल्दो और दो दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो ऑल्दो या दो ही इज रिच, यद्यपि वो धनी है फिर भी वो खुश नहीं है। यद्यपि वो धनी है फिर भी वो खुश नहीं है। तो याद रखना है कि ऑल्दो, यदि दो वाक्यों में परस्पर विरोध हो उनको हमें जोड़ना है ऑल्दो या दो से और आगे चल के उसको येट से ऐड कर देते हैं। तो ऑल्दो या दो में कोई अंतर नहीं है लेकिन आगे चल के ऑल्दो और दो के साथ आता है येट या फिर कॉमा। याद रखने वाली बात है ऑल्दो या दो का पेयर जो है वो येट है और यदि हम येट का यूज ना करना चाहें
तो हम कॉमा का यूज भी कर सकते हैं। तो हम तो सुनते हैं, ऑल्दो दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। ऑल्दो दो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, यद्यपि वो धनी है फिर भी वो खुश नहीं है। और दूसरा आंसर, ऑल्दो दो ही इज रिच कॉमा ही इज नॉट हैप्पी। तो याद रखना है, ऑल्दो दो का पेयर जो है वो येट है, अगर हमें येट नहीं लगाना है तो वहां पर हम कॉमा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेस। प्लेस तो आप सभी जानते हैं कि प्लेस के लिए हम वेयर या वेरेवर वर्ड का यूज करते हैं। प्लेस के लिए सभी लोग जानते हैं कि कॉमन वर्ड है, प्लेस के लिए वेयर या फिर वेरेवर का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, मेरा फ्रेंड एक जगह पर रहता है, वहां कोई नहीं रहता। मेरा फ्रेंड एक जगह पर रहता है जहां पर कोई नहीं रहता है, यानी कि मेरा फ्रेंड एक ऐसे स्थान पर रहता है जहां पर कोई नहीं रहता। और प्लेस के लिए जो वर्ड है वो है वेयर। तो आंसर होगा, My friend lives at a place where nobody lives. Where nobody lives. My friend lives at a place where nobody lives. तो जहां पर जो वाक्य स्थान से जुड़ रहे हों, ऐसे वाक्यों को हम where से जोड़ते हैं। आगे देखते हैं आपका कंपैरिजन। यदि दो सेंटेंसेस में आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो हम सब जानते हैं कि जब भी कंपैरिजन होता है तो सेंटेंस हम पॉजिटिव या कॉम्पेरेटिव डिग्री में बना सकते हैं। जो सेंटेंस पॉजिटिव में बन सकता है वो कॉम्पेरेटिव में बन सकता है, और जो सेंटेंस कॉम्पेरेटिव में बन सकता है वो पॉजिटिव में बन सकता है। तो यहां पर देखते हैं, राम मोटा है हरी उतना मोटा नहीं है। राम मोटा है हरी उतना मोटा नहीं है, अर्थात उन दोनों के गुणों में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, राम हरी से ज्यादा मोटा है या फिर हरी इतना मोटा नहीं है जितना कि राम। तो दो आंसर हैं, राम इज फैटर देन हरी, एक आंसर ये हो गया। और दूसरा आंसर ये हो सकता है कि हरी इज नॉट सो फैट एज राम। हरी इतना मोटा नहीं है जितना कि राम। तो बहुत ही सिंपल सा है, जैसा कि आपने डिग्री पहले पढ़ा है, जब भी दो वाक्यों में आपस में तुलना होती है तो उनमें हम पॉजिटिव या कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। तो आंसर है, राम मोटा है हरी उतना मोटा नहीं है। तो अर्थात राम हरी से ज्यादा मोटा है या फिर हरी उतना मोटा नहीं है जितना कि राम। तो आंसर होगा, राम इज फैटर देन हरी या फिर हरी इज नॉट सो फैट एज राम। आगे देखते हैं, ये रिजल्ट है। इस रूल को पहले हम ध्यान से सुनेंगे। यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में वेरी वर्ड पाया जाए और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट पाया जाए, यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में वेरी पाया जाए और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट पाया जाए, तो हमको याद रखना है कि हमको वेरी के प्लेस पर जो यूज करना है वर्ड वो है सो, और दूसरे वाक्य को हमको दैट से जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल सी बात, दो वाक्यों में से एक वाक्य में वेरी और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट हो तो वेरी के स्थान पर सो का यूज करना है और अगले वाक्य को हमको दैट से जोड़ देना है। दूसरा नियम भी बताऊंगा, पहले इसको ध्यान देते हैं। तो आंसर है, यहां पर देखिए वेरी है और यहां पर आपका क्या है, कैन नॉट। तो वो बहुत गरीब है, वो अपनी फीस नहीं दे सकती। तो सी इज सो पुअर, वो इतनी गरीब है कि, वह इतनी गरीब है कि वह अपनी फीस नहीं दे सकती। वह इतनी गरीब है कि वह अपनी फीस नहीं दे सकती, याद रखना है। और दूसरा नियम यह कहता है कि यदि दो सेंटेंसेस में एक सेंटेंस में वेरी के स्थान पर क्वाइट हो, क्वाइट भी वेरी का काम करता है, और दूसरा वहां पर क्या हो, कोई भी नेगेटिव वर्ड हो। याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि हो सकता है वेरी का यूज ना हो तो वेरी का विकल्प क्वाइट होता है। वेरी माने भी बिल्कुल होता है, बहुत होता है, क्वाइट माने भी वेरी होता है और बहुत होता है। और दूसरा सेंटेंस में आपका कोई नेगेटिव वर्ड पाया जाए तो नेगेटिव वर्ड अनेबल क्या है, नेगेटिव वर्ड है जो कि कैन नॉट का स्थान ले रहा है। तो दो वाक्यों में से एक सेंटेंस में वेरी या क्वाइट वर्ड हो, दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट कुड नॉट हो या फिर कोई नेगेटिव वर्ड हो, तो भी वही नियम काम करेगा। तो हमारा आंसर होगा, आई एम सो टायर्ड दैट आई एम अनेबल टू गो एनीवेयर। मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं कहीं नहीं जा सकता। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये बात होती है, बच्चों के माइंड में ये बात होती है कि वेरी के साथ कैन नॉट का होना या कुड नॉट का होना आवश्यक है। लेकिन याद रखिए, वेरी हो सकता है, अगले में कैन नॉट कुड नॉट
नेगेटिव वर्ड हो सकता है और कैन नॉट, कुड नॉट हो सकता है, लेकिन वेरी के स्थान पर क्वाइट वर्ड का यूज हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात कि यदि दो वाक्यों में से एक वाक्य में वेरी या क्वाइट हो और दूसरे में कोई भी नेगेटिव वर्ड पाया जाए तो वेरी या क्वाइट के प्लेस पर सो का यूज करके अगले सेंटेंस को हम दैट से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट हमारा कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। ओके, शर्त वाले सेंटेंसेस में आपको बहुत ध्यान रखना है कि शर्त वाले सेंटेंसेस में एक सेंटेंस जो होता है वो इंपेरेटिव होता है, क्योंकि जो शर्त होती है भविष्य के लिए होती है। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यहां पर एक बात को आपको याद रखना है, यहां पर जो वर्ड यूज होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं वो है इफ, अनटिल और अनलेस। इफ, अनटिल और अनलेस। तो याद रखना है कि अनटिल और अनलेस के संग नॉट का यूज नहीं करना है और इफ के संग हम नॉट का यूज कर सकते हैं। तो हमको समझने वाली बात यहां पर यह है कि यदि हम शर्त के अनुसार, यदि हम सेंटेंस को इफ से जोड़ते हैं, कंडीशन वाले सेंटेंस को इफ से जोड़ते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि हमारी कंडीशन के अनुसार, सेंटेंस की कंडीशन के अनुसार हम नॉट को जोड़ भी सकते हैं, नॉट को हटा भी सकते हैं। ये हमारे पास एक चॉइस है। इफ से सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास चॉइस है कि हम शर्त के अनुसार नॉट को जोड़ भी सकते हैं और नॉट को हटा भी सकते हैं। कीप इट। मेहनत करो तुम पास हो जाओगे। तो यदि तुम मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल पास। यदि आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे। यदि आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे। दूसरा है, डू नॉट रन फास्ट, यू विल फॉल डाउन। तेज मत दौड़ो तुम गिर जाओगे। तेज मत दौड़ो तुम गिर जाओगे। तो वो भी है कि भाई कंडीशन है, शर्त है कि आप अगर तेज नहीं दौड़ेंगे तो आप नहीं गिरेंगे और यदि आप तेज दौड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो आंसर है इफ यू डू नॉट रन फास्ट। यदि आप तेज नहीं दौड़ते हैं तो क्या होगा, यहां पर लिखा है आप गिर जाएंगे। कंडीशन क्या बोल रही है, आपको नॉट लगाना है। यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो आप नहीं गिरेंगे। यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो आप नहीं गिरेंगे। तो कंडीशन ये बोलती है यहां पर हमको ऐड, यहां पर हमको नॉट वर्ड को ऐड करना पड़ेगा। यू विल नॉट फॉल डाउन। तो इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल नॉट फॉल डाउन। यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो आप नहीं गिरेंगे और यदि आप तेज दौड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो यहां पर एक चॉइस है हमारे पास। यदि हमारे पास कंडीशन वाले सेंटेंस में नॉट को जोड़ना और नॉट को हटाना डिपेंड करता है सेंटेंस की कंडीशन पर। लास्ट रूल है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। वैसे तो पर्पज और रीजन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। तो देखिए यहां पर डिपेंड करता है, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, ये कारण नहीं है बल्कि हमारा पर्पस है। तो ऐसे सेंटेंस को जिनमें पर्पस का भाव छिपा हो, उद्देश्य का भाव छिपा हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम सो दैट से जोड़ते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम सो दैट से जोड़ते हैं और सो दैट का जो पेयर है वो है मे या फिर माइट। ठीक है, तो यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सो दैट के साथ मे आएगा और यदि पहला सेंटेंस पास्ट में है तो सो दैट के साथ माइट का यूज होगा। अब याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि चूंकि हमको एक नई एक्स्ट्रा सहायक क्रिया लाना हो रही है मे या माइट, तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सी, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम स्कूल जाते हैं जिससे कि हम पढ़ सकें, तो वी गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं जिससे कि, हम स्कूल जाते हैं जिससे कि हम के लिए आएगा वी। अब देखिए पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमको मे का यूज करना है, वी मे स्टडी। हम स्कूल जाते हैं जिससे कि हम पढ़ सकें। और यदि ये पास्ट टेंस में होता तो मे के प्लेस पे माइट का यूज हो जाता। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा मैंने जो आपको सिखाया, जो मैंने आपको बताया, ये आपके एडवर्ब क्लॉज के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें रीजन के लिए बिकॉज सिंस एज, कंट्रास्ट के लिए ऑल्दो दो के साथ येट, प्लेस के लिए वेयर आता है, तुलना के लिए आपका पॉजिटिव या कॉम्पेरेटिव डिग्री यूज होती है, रिजल्ट के लिए आपको सो और दैट का यूज करना होता है, और कंडीशन के लिए आपको इफ, अनटिल और अनलेस का यूज करना होता है, और पर्पस के लिए सो दैट के साथ में या माइट का यूज करना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट योर एडवर्ब क्लॉज।